भारत की वो पहली गैर कांग्रेसी सरकार कौन सी थी जिसने न सिर्फ अपना कार्यकाल पूरा किया बल्कि एक युद्ध भी जीता और देश की अर्थव्यवस्था की दिशा ही बदल दी, और फिर भी एक चुनाव हार गई। जी हां, आज हम उसी ऐतिहासिक दौर को समझने वाले हैं। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का दूसरा कार्यकाल 1999 से लेकर 2004 तक। 5 साल सुनने में तो ये सिर्फ एक नंबर लगता है ना? लेकिन 90 के दशक की उस अस्थिर राजनीति को याद कीजिए, जहां सरकारें ताश के पत्तों की तरह गिर रही थीं। उस दौर में 5 साल तक सरकार चला लेना किसी चमत्कार से कम नहीं था, और वाजपेयी की सरकार ने ठीक यही कर दिखाया। ये भारत की पहली गैर कांग्रेसी गठबंधन सरकार बनी जिसने अपना पूरा कार्यकाल पूरा किया और भारतीय राजनीति में स्थिरता का एक नया अध्याय लिखा। तो इस कहानी को हम कैसे समझेंगे, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि कैसे एक जबरदस्त जनादेश मिलने के फौरन बाद सरकार को युद्ध की आग का सामना करना पड़ा। फिर हम भारत के आर्थिक कायापलट के उस दौर में चलेंगे, लेकिन साथ ही उन बड़े विवादों और घोटालों को भी देखेंगे जिन्होंने लोकतंत्र को परखा। इसके बाद हम देखेंगे कि दुनिया में भारत की एक नई पहचान कैसे बनी, और आखिर में हम उस चौंकाने वाले चुनावी नतीजे पर बात करेंगे जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। तो सरकार तो बन गई, जश्न का माहौल था, लेकिन ये जश्न ज्यादा दिन नहीं चला। देश के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती मुंह बाई खड़ी थी। वाजपेयी जी को सिर्फ एक मुश्किल गठबंधन ही नहीं संभालना था, बल्कि सरहद पर एक जंग भी लड़नी थी। ये तारीखें आप नोट कर लीजिए। 13 अक्टूबर 1999 से 22 मई 2004 तक। ये सिर्फ एक प्रधानमंत्री के कार्यकाल की तारीखें भर नहीं हैं, बल्कि ये उस दौर का सबूत हैं जब भारत ने पहली बार गठबंधन की राजनीति में स्थिरता का स्वाद चखा था। ये कोई एक पार्टी की सरकार नहीं थी, ये एक बड़ा कुनबा था, एनडीए। इसमें टीडीपी, शिवसेना, अकाली दल जैसे कई ताकतवर क्षेत्रीय दल थे, जिनकी अपनी अपनी सोच थी, अपनी अपनी मांगें थीं। सोचिए, इन सबको एक साथ लेकर चलना कितना मुश्किल रहा होगा। और सरकार बनते ही जो पहली और सबसे बड़ी परीक्षा आई वो थी कारगिल युद्ध। मई 1999 में देश ने खुद को एक मुश्किल लड़ाई में पाया, लेकिन सिर्फ 2 महीने के अंदर जुलाई तक भारत ने न सिर्फ सैन्य मोर्चे पर बल्कि कूटनीति की बिसात पर भी एक जबरदस्त जीत हासिल की। तो इस जीत के पीछे सरकार के कुछ बहुत बड़े और साहसी फैसले थे। पहला, सेना को पूरी छूट दी गई, लेकिन सबसे बड़ा फैसला था रणनीतिक संयम, मतलब एलओसी पार नहीं करना। इससे भारत ने दुनिया को यह संदेश दिया कि वो एक जिम्मेदार ताकत है, हमलावर नहीं। शक्ति और संयम का ये संतुलन संविधान के अनुच्छेद 53 से आता है, जो सरकार को देश की रक्षा के लिए सभी जरूरी शक्तियां देता है। युद्ध तो जीत लिया, पर अब असली लड़ाई देश के अंदर थी, गरीबी और पिछड़ेपन के खिलाफ। अब सरकार का पूरा ध्यान भारत की तस्वीर बदलने पर था, और इसकी शुरुआत हुई सड़कों और संचार से। और इसकी शुरुआत हुई एक ऐसे सपने से जिसने भारत की तस्वीर बदल दी, स्वर्णिम चतुर्भुज। साल 2001 में ये योजना लाई गई। इसका मकसद था देश के 4 महानगरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को शानदार हाईवे से जोड़ना। ये सिर्फ सड़कें नहीं थी, ये भारत के व्यापार और तरक्की की नई जीवन रेखाएं थीं। आपको याद है वो जमाना जब एक फोन कॉल कितनी महंगी होती थी? खैर, नई टेलीकॉम नीति 1999 ने उस दौर का अंत कर दिया। सरकारी एकाधिकार को खत्म करके प्राइवेट कंपनियों को मैदान में उतारा गया, और नतीजा, मोबाइल फोन और इंटरनेट हर आम आदमी की पहुंच में आ गए। ये संविधान के अनुच्छेद 19(1)(g) से मिली व्यापार की आजादी का ही कमाल था। सड़कें बन रही थीं, फोन सस्ते हो रहे थे, और साथ ही साथ भारत की एक और पहचान दुनिया में बन रही थी, एक सॉफ्टवेयर सुपर पावर के तौर पर। सरकार की नीतियों ने बैंगलोर, हैदराबाद और पुणे जैसे शहरों को दुनिया के आईटी मैप पर चमका दिया। यही वो तरक्की थी जिसे बाद में इंडिया शाइनिंग के नारे में ढाला गया। लेकिन हर फैसले पर तालियां नहीं बजीं। सरकार ने बाल्को और वीएसएनएल जैसी बड़ी सरकारी कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी बेचनी शुरू कर दी। इसे नाम दिया गया विनिवेश। सरकार का तर्क था कि इससे काम बेहतर होगा, लेकिन आलोचकों ने कहा कि यह देश की संपत्ति को औने पौने दामों में बेचा जा रहा है। और बस इसी बात पर पूरे देश में एक जोरदार बहस छिड़ गई। विकास की इस चमक के पीछे कुछ गहरे साए भी थे। ये कार्यकाल कुछ ऐसी त्रासदियों और विवादों का गवाह बना जिन्होंने न सिर्फ सरकार को बल्कि पूरे भारतीय लोकतंत्र को एक बड़ी कसौटी पर खड़ा कर दिया।
ये भारतीय राजनीति के सबसे ताकतवर और यादगार लम्हों में से एक है। 2002 के गुजरात दंगों के बीच प्रधानमंत्री वाजपेयी ने कैमरे के सामने अपनी ही पार्टी के मुख्यमंत्री को एक सीधी सलाह दी, राजधर्म का पालन कीजिए। ये एक प्रधानमंत्री का अपनी ही सरकार के लिए एक हैरान करने वाला सार्वजनिक संदेश था। और ये सिर्फ कही हुई बातें नहीं थीं, केंद्र ने असल में एक्शन लिया। अनुच्छेद 355 का इस्तेमाल करके गुजरात में सेना भेजी गई। ये बहुत बड़ा कदम था, क्योंकि इसका मतलब था कि केंद्र राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाए बिना भी शांति बहाली के लिए सीधे दखल दे रहा था, जो कि उसका संवैधानिक कर्तव्य है। फिर साल 2001 में एक ऐसा भूचाल आया जिसने सरकार को हिला के रख दिया, तहलका स्टिंग ऑपरेशन। इसमें रक्षा सौदों में रिश्वत के सनसनीखेज आरोप लगे, जिसके चलते जॉर्ज फर्नांडिस जैसे बड़े बड़े मंत्रियों तक को इस्तीफा देना पड़ा। इस एक घटना ने संविधान के अनुच्छेद 75(3 यानी मंत्रिपरिषद की सामूहिक जिम्मेदारी के सिद्धांत को सबके सामने लाकर खड़ा कर दिया। उधर विनिवेश की नीति पर भी हंगामा बरपा था। वाम दलों और ट्रेड यूनियनों ने देश भर में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किए। बाल्को कंपनी को बेचने का मामला इतना तूल पकड़ा कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। ये दिखाता है कि लोकतंत्र में आर्थिक नीतियों पर भी कितनी गहरी असहमति हो सकती है। देश के अंदर तो ये सब चल ही रहा था, लेकिन इसी बीच वाजपेयी सरकार दुनिया के मंच पर भारत के लिए एक नई कहानी लिख रही थी, खासकर परमाणु नीति और बड़ी शक्तियों के साथ संबंधों के मामले में। 1998 में परमाणु परीक्षण तो हो गए, लेकिन दुनिया भारत को थोड़ा शक से देख रही थी। तो इस सरकार ने दुनिया को एक भरोसा दिया, अपनी नो फर्स्ट यूज यानी पहले इस्तेमाल नहीं की नीति का ऐलान करके। ये दुनिया से एक वादा था कि भारत एक परमाणु शक्ति है, लेकिन एक जिम्मेदार शक्ति है जो कभी भी हमला करने में पहल नहीं करेगी। और इस वादे को पक्का करने के लिए 2003 में परमाणु कमान अथॉरिटी बनाई गई। इसका मतलब साफ था, भारत के परमाणु हथियारों का बटन सेना के किसी जनरल के पास नहीं, बल्कि देश की चुनी हुई नागरिक सरकार के हाथ में होगा। ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा उसूल है। विदेश नीति में और भी कई बड़ी बातें हुई। अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन की भारत यात्रा एक नए युग की शुरुआत थी, जिसने भारत अमेरिका के रिश्तों को हमेशा के लिए बदल दिया। और सबसे दिलचस्प बात यह थी कि कारगिल युद्ध की इतनी कड़वाहट के बाद भी पाकिस्तान से बातचीत के दरवाजे बंद नहीं किए गए। ये एक साथ युद्ध और शांति की कूटनीति थी। तो अब हम आते हैं इस कहानी के आखिरी और शायद सबसे चौंकाने वाले हिस्से पर, 2004 का वो चुनाव और वाजपेयी के कार्यकाल की वो विरासत जो आज भी हमारे साथ है। 2004 के चुनाव में सरकार का नारा था इंडिया शाइनिंग। और देखिए, चमक तो थी, अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही थी, शहर बदल रहे थे, लेकिन जब नतीजे आए तो सब हैरान थे। एनडीए चुनाव हार गई। पता है क्यों? क्योंकि शहरों की ये चमक शायद गांव तक नहीं पहुंच पाई थी। ग्रामीण भारत का असंतोष शाइनिंग के नारे पर भारी पड़ गया। तो आखिर में सवाल यही बचता है, इतिहास अटल बिहारी वाजपेयी के इस कार्यकाल को कैसे याद रखेगा? एक स्थिर सरकार, सड़कों और संचार की क्रांति और एक मजबूत विदेश नीति के लिए, या फिर दंगों के दाग, घोटालों के शोर और उस एक चुनावी हार के लिए जो हमें बताती है कि विकास की भी अपनी सीमाएं होती हैं? शायद इसकी असली विरासत इन दोनों के बीच में ही कहीं छुपी है, और ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आज भी तलाशा जा रहा है।